इनका नाम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, तो यानी कि इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा मॉलिक्यूल्स हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जनरली कैसे होते हैं, कैसे होंगे, मेटल मेटल के होंगे या नॉन मेटल के होंगे, क्या इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं? इनको जोड़ने वाला फोर्स कौन कौन से होता है बेटा? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से होंगे जो इनको जोड़ के रखेंगे बेटा? बताओ जरा, कौन कौन से फोर्सेस बताए थे कल आपको? तीनों के अंदर तीन टाइप के फोर्सेस थे, नाम बताइए बच्चों। कल्याणी क्या नाम था बेटा फोर्सेस का? कौन कौन से फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर? जैसे आयोनिक सॉलिड के डिस्पर्सन फोर्स। हाँ, वीक डिस्पर्जन फोर्स बेटा, जिसको लंदन फोर्स भी बोलते हैं, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। और बेटा कौन से हैं प्रथम और बताइए? एक तो वीक डिस्पर्जन फोर्स हो गया, आल्सो कॉल्ड लंदन फोर्सेस, है ना बच्चों? और क्या नाम था बेटा? तीन फोर्सेस होंगे तीनों के अंदर, जैसे आप देख रहे हो पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, जो भी बोलो, डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगे। और तीसरा बेटा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरा सबसे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, अगर आप इनको ऑर्डर में लगाओगे तो सबसे कमजोर फोर्सेस बेटा कौन से होंगे? वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, फिर डायपोल, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। वीक डिस्पर्जन फोर्सेस कहां पर होंगे बेटा? बताओ इन तीनों में। डायपोल डायपोल कहां पर होंगे? तीनों के अंदर अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं। अगर आप बेटा नॉन पोलर को देखोगे तो इसमें तो सबसे वीक फोर्स होता है नॉन पोलर के अंदर, इसको बोलते हैं डायपोल डायपोल। नॉन पोलर के अंदर बेटा कौन सा होगा? वीक डिस्पर्जन, सॉरी वीक डिस्पर्जन इसके अंदर होगा, ये वाले फोर्सेस। और डायपोल बेटा फोर्स कहां पर लगेगा? पोलर का मतलब कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? HCl या बेटा हाइड्रोजन HCl को ले लो, यहां पर पोलैरिटी जनरेट होती है बेटा, पार्शियल पॉजिटिव, पढ़े ना आपने, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये डायपोल बना देंगे बेटा, क्या बन जाएगा ये? डायपोल का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर दो पोल्स बन जाए। नंदिनी, जहां पर दो पोल्स बेटा बन जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इनके बीच में एक डायपोल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, डायपोल वाला फोर्स कहां पर रहेगा हमेशा? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और सबसे ज्यादा वीक कौन से बताया मैंने आपको? सबसे आसानी से कौन से टूट जाएंगे बेटा? सबसे आसानी से किस बॉन्ड को तोड़ सकते हो? पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड में सबसे वीक कौन से हैं? योगेश, सबसे कौन सा वीक फोर्स है इन तीनों के अंदर? बताओ जरा। नॉन पोलर। नॉन पोलर में, नॉन पोलर को आप आसानी से तोड़ सकते हैं क्योंकि सबसे वीक फोर्सेस बेटा इसी के अंदर है जो बॉन्ड को कनेक्ट कर रखा है, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पे कौन से होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स। और सबसे लास्ट में कौन से होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डेड, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए आप देखोगे अभी प्रॉपर्टी एक एक करके सबकी देखेंगे इन तीनों की। ठीक है, चलो तो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा कैसे होते हैं? These solids consist of molecules of substances formed by polar covalent bond। बेटा इसमें कैसे बॉन्ड बनेंगे? कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट तो तीनों के अंदर ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा कौन से बॉन्ड बनेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसका क्या मतलब समझ रहे हो?
कोवलेंट तो सबको पता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बोलो बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और पोलर का मतलब बेटा क्या हो गया निधि? पोलर का मतलब क्या हुआ? जहां पर पोल्स बन जाए। पोल कहां पर बनेंगे? जहां पर मॉलिक्यूल के अंदर बेटा एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज हो जाए और एक साइड पर नेगेटिव चार्ज हो जाए, इस तरीके से डायपोल बन जाए, तो उसको पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलेंगे। और इसके अंदर कौन से बॉन्ड्स होंगे बेटा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं इनको। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको बताया कौन से हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। सॉलिड NH3, अमोनिया गैस अगर सॉलिड स्टेट में हो, ठीक है, सॉलिड NH3, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड HCl, ये सारे बेटा इसके एग्जांपल हैं। HCl का तो डायग्राम में दिखा रखा है आपको, सॉलिड HCl। और तीसरा कौन सा होगा? सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसा। तो बेटा ज्यादातर आपको ये दिख रहे हैं, ये सारी गैसेस होती है बच्चों, दिख रहा है बेटा? जनरली गैसेस कैसी होती है? अमोनिया भी गैस है, HCl भी गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसेस स्टेट में होते हैं। लेकिन बेटा इनको सॉलिड कैसे बना सकते हैं बच्चों? योगेश, कल मैंने आपको ड्राई आइस के बारे में बताया था बेटा, अरे बोलो, ये सॉलिड स्टेट में कब बनेंगे? बोलो। सॉलिड स्टेट में बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? इनको कंप्रेस करना पड़ेगा, आपको प्रेशर देना पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा कंप्रेस कर दोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैसेस के ऊपर तो बेटा वो वापस जो है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा इसके बारे में फोर्सेस बता दिए मैंने आपको। इसके अंदर कौन से फोर्सेस होंगे? स्ट्रॉन्गर डायपोल डायपोल फोर्सेस बेटा होंगे इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा और प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये सॉलिड बेटा कैसे होते हैं? दीस सॉलिड्स आर सॉफ्ट। अगर इन सॉलिड्स की प्रॉपर्टी की बात करोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो बेटा कैसा टेक्सचर होगा इनका? सॉफ्ट होंगे काफी है। ठीक है, सॉफ्ट होंगे। क्या बेटा ये मैलिबल डक्टाइल होंगे? योगेश, क्या इनमें मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी होगी इन सॉलिड्स के अंदर? नो सर। नहीं सर। नहीं होगी, क्योंकि ये कोई मेटल थोड़ी है ना योगेश? ये तो नॉन मेटल है बेटा, ये नॉन मेटल गैसेस NH3, अमोनिया, HCl, ये सब नॉन मेटल की बेटा गैसेस है। इनके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होगी बेटा। नॉन कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को भी बेटा कंडक्ट नहीं करेंगे। चलो, और क्या क्या दिया हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा जनरली, नॉन मेटल की कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा, जैसे देखो मेटल्स होते हैं तो मेटल्स का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, और उससे भी ज्यादा आयोनिक सॉलिड्स का होता है। ठीक है बच्चों, बोलो। यस सर। और कल जो हमने एक और पढ़े थे नेटवर्क सॉलिड्स, उनका भी बेटा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन ये वाले जो बेटा कंपाउंड्स हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं बेटा, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर आपको मैंने सॉलिड बता दिया था बेटा कि ज्यादातर सॉलिड कैसे हैं, या तो गैसेस स्टेट में होंगे या लिक्विड स्टेट में होंगे अंडर रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब समझते हो बच्चों? जैसे अगर हम यहाँ पर देखें इस टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आपको कैसे दिखेंगे? कूलर वाले। जैसे अमोनिया गैस है तो गैसेस होती है ना अमोनिया, रूम टेम्परेचर पर अमोनिया गैस होती है, लेकिन आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो बेटा क्या हो जाएगी? वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह के सॉलिड बेटा ये होते हैं जो एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं? गैसियस होते हैं, या तो गैसियस होंगे या लिक्विड होंगे बेटा। आया समझ में बेटा? इतना समझ में आया पोलर वालों का? पोलर का कंसेप्ट बहुत सिंपल है, डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बेटा। ये सॉलिड जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे
बेटा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बेटा इनका क्या होगा, बहुत ही कम होगा। और जनरली बेटा ये क्या होंगे, these solids are generally gases और liquids at room temperature। ठीक है बच्चों, जनरली क्या होंगे ये गैसियस या लिक्विड होंगे एट रूम टेम्परेचर। बोलो बच्चों ये समझ में आ गया अच्छे से पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। ये पॉइंट्स बेटा सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। इनके अंदर फोर्सेस कौन से होते हैं वो भी बता दिया आपको। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जो रिलेटिवली स्ट्रांग होते हैं। अगर बेटा इनकी स्ट्रेंथ की बात करोगे तो इन वालों से ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। नॉन पोलर से ज्यादा बेटा स्ट्रांग कौन से होंगे बॉन्ड, पोलर वाले होंगे। अभी ऑर्डर में मैं लिख दूंगा आपको, ठीक है। चलो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करते हैं बेटा। इनके अंदर कौन से फोर्स है बेटा, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस बेटा कहां पढ़े थे आपने, याद है बच्चों? डिस्पर्जन फोर्सेस का क्या मतलब होता है, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस, बोलो। चलो एक बार मॉलिक्यूलर सॉलिड में बेटा पढ़ते हैं नॉन पोलर के बारे में। तो दोज क्रिस्टल्स बेटा ये कैसे सॉलिड्स हैं इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स लाइक दैट ऑफ नोबल गैसेस। तो बेटा नॉन पोलर कौन से होते हैं बच्चों, ध्यान देना, ये ज्यादातर बेटा ऐसे एटम्स होंगे या तो ये इनर्ट एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे इनर्ट गैसेस सुने आपने ग्रुप 18 के अंदर। 18 ग्रुप के अंदर बेटा कैसे एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियोन, अर्गन, क्रिप्टन, ये ऐसी गैसेस हैं योगेश, इस तरह की गैसेस होती हैं, ठीक है। नोबल गैस। अरे Yes. अरे ग्रुप 18 के अंदर 18वां ग्रुप, लास्ट वाला ग्रुप, इनर्ट गैसेस होती हैं बेटा। तो ये जो बेटा नॉन पोलर जो सॉल्वेंट, नॉन पोलर जो सॉलिड होते हैं, ये और कुछ नहीं होंगे, ये इन्हीं गैसेस के बेटा क्या होंगे, सॉलिड स्टेट होगी इन्हीं का। अगर इन गैसेस को आप कंप्रेस कर दोगे तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। या फिर बेटा कुछ ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे आयोडीन के बारे में दे रखा है, या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपको कल बताया था, ड्राई आइस। अब ड्राई आइस के अंदर बेटा क्या होता है, जिसमें पोलैरिटी जनरेट ना होती हो। योगेश मैंने कल एक चीज बताई थी आपको, पोलैरिटी कहां पर बेटा बनेगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कब बनते हैं, जब बेटा उनके एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है बच्चों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप देखोगे तो बेटा एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बेटा जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। कल्याणी मेरी बात समझ रहे बेटा, बहुत कंसेप्चुअल बात है ये, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो बेटा पोलर नहीं होता, नॉन पोलर होता है। जबकि यस सर, जबकि अमोनिया गैस को देखो आप, अमोनिया गैस को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में बेटा काफी डिफरेंस होता है। 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, पोलर मॉलिक्यूल होता है अमोनिया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगर नॉन पोलर की बात करेंगे तो क्या क्या चीज आपको पता चल रही है कि बेटा इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे होंगे, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, कैसे होने वाले बच्चों ये, या तो ये एटम्स हैं इनर्ट गैसेस के, आर आइदर एटम्स ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है बच्चों, इनर्ट गैसेस के एटम्स हैं, इनर्ट गैसेस सच है। कौन कौन से होंगे ग्रुप 18 के अंदर देखो, हीलियम, नियोन, अर्गन, क्रिप्टन एक्सेट्रा, ये सारी गैसेस है बेटा। अगर इन गैसेस को आप प्रेशर डालोगे तो ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया, आगे पॉइंट देखते हैं। तो एक तो बेटा ये हो गया कि ये एटम हो सकते हैं, या फिर बेटा क्या होंगे, और यहां पर लिख देता हूं, या फिर बेटा क्या होंगे, और
या फिर बेटा होंगे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि सच एज ड्राई आइस, है ना बेटा। ड्राई आइस का मतलब है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप बहुत प्रेशर दे दोगे तो वो बेटा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चों। और कौन सा एग्जांपल था? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसी तरीके से बेटा और कोई नॉन पोलर जैसे आयोडीन का दे रखा है यहाँ पर, हाइड्रोजन, सॉलिड हाइड्रोजन, ठीक है, तो सॉलिड हाइड्रोजन, सॉलिड H2, सॉलिड हाइड्रोजन, इस तरीके की जो चीजें हैं ये सारे बेटा सॉलिड कैसे होंगे? आयोडीन भी उनसे एक है। ये सब बेटा कैसे है? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कह रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से होते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी बेटा देखेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। जनरली कैसे होंगे बेटा? ये जनरली कैसे होंगे? ये भी सॉफ्ट होंगे, ये भी सॉफ्ट रहेंगे बेटा, ठीक है, जनरली सॉफ्ट रहेंगे। और रूम टेम्परेचर पर मैं बता ही रहा हूं आपको, रूम टेम्परेचर पर बेटा ये क्या हो जाते हैं? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर जनरली गैसियस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे? गैसेस स्टेट में होती है। देखो सारी गैसेस क्यों है बेटा? ड्राई आइस भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, आयोडीन को छोड़ दो, आयोडीन सॉलिड होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारी बेटा क्या होती है? रूम टेम्परेचर पर तो कैसी रहती है? गैसेस स्टेट पर रहती है बेटा। लेकिन जब हम इन पर बहुत प्रेशर लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, तो उसकी वजह से फिर ये क्या हो जाएंगे? सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। ठीक है, चलो और बेटा कंडक्टर्स की बात करते हैं। क्या ये कंडक्ट करेंगे बेटा? नॉन मेटल के अंदर आप एक चीज देखोगे, जितने भी नॉन मेटल की बात करेंगे सभी बेटा नॉन कंडक्टर्स होते हैं, तो ये भी नॉन कंडक्टर हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एटम से बने हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि बेटा या तो नॉन मेटल से बने हुए या फिर न्यूट्रल एटम से बने हुए हैं। अब जो इनर्ट गैसेस होती है बेटा, क्या इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? योगेश, क्या इनर्ट गैसेस में बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नो सर, नहीं होंगे, तो इसलिए ये भी बेटा कंडक्ट नहीं करेंगे। तो आप रीजन क्या लिखोगे? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज या तो बेटा दे आर न्यूट्रल, या तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ही देते हैं। इनको इनर्ट गैसेस इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करना चाहेंगी वो, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है ना ही लेती है, इनकी स्टेबल ऑक्टेट होती है ना बच्चों। तो दे आर इनर्ट इन नेचर, या फिर दे आर क्या बोल सकते हैं? दे आर न्यूट्रल, न्यूट्रल होंगे, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बेटा ये तरह के कंपाउंड हो गए, इनको बोलते हैं आप नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बेटा देखो इसमें फोर्सेस कैसे होते हैं, डायग्राम की मदद से समझा देता हूं। यहाँ पर छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। दो हीलियम एटम के बीच में बेटा कैसे फोर्सेस रहता है। जैसे मान लो ये दो हीलियम के एटम्स हैं, ठीक है, इनके बीच में बेटा कौन से फोर्सेस होंगे? ये देखो हीट डिस्पर्जन फोर्सेस है। ठीक है बच्चों, पोलैरिटी बनती है इसमें, लेकिन उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। इस तरह से इसको बोलते हैं हीट डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है बच्चों, या लंदन फोर्सेस भी बोलते हैं, वीक डिस्पर्जन। ये जो बेटा मैंने बना के दिखाया आपको, ये वाला डायपोल, ये कैसा डायपोल है बेटा? इसको बोलते हैं मोमेंटरी डायपोल। मतलब कि ये डायपोल बेटा बनेगा तो
लेकिन बहुत थोड़ी देर के लिए बनेगा। क्या होगा बेटा? बहुत थोड़े टाइम के लिए डायपोल बनता है। इसको ऐसे लिखेंगे, मोमेंट्री डायपोल बोलते हैं। मोमेंट्री का मतलब क्या? सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए रहता है। और ये बेटा इसकी वजह से डायपोल जो यहाँ पर है, इसकी वजह से दूसरे एटम में भी डायपोल बन जाएगा। ये देखो डायपोल दिख रहा है ना आपको, पॉजिटिव नेगेटिव डायपोल ही है। तो इसको बेटा लिखेंगे हम इंड्यूस्ड डायपोल है। इंड्यूस्ड डायपोल है और ये भी बेटा थोड़ी देर के लिए ही होता है। इसीलिए आपको पता है कि ये डायपोल बेटा परमानेंट नहीं होते। अगर आप याद करो बेटा 11th क्लास में आपने जब पढ़ा था तो बेटा उसमें योगेश दो तरह के सॉलिड्स होते थे बेटा। उसमें एक जहां पर वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं तो वहां पर डायपोल तो बनता है बेटा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है ना, थोड़े टाइम के लिए रहेगा बस। जैसे ही बेटा दूसरा हीलियम एटम हट जाएगा तो ये डायपोल खत्म हो जाएगा। टेम्परेरी डायपोल भी बोलते हैं इसको, टेम्परेरी डायपोल। ठीक है बच्चों? जबकि अगर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करोगे, पोलर के अंदर बेटा क्या होता है? पोलर के अंदर परमानेंट डायपोल क्रिएट होता है। जैसे अमोनिया के अंदर आपने पढ़ा होगा कि डायपोल मोमेंट होता है। अमोनिया के अंदर, HCl के अंदर बेटा कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है बच्चों। 11th क्लास में कैलकुलेट किया था, याद करो, 4th चैप्टर के अंदर आएगा डायपोल मोमेंट, है ना। तो बेटा ये जो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं बेटा, इनका कोई डायपोल मोमेंट होगा क्या योगेश? क्या इनका बेटा कोई डायपोल मोमेंट होगा? जब डायपोल ही परमानेंट नहीं है तो इनके अंदर बेटा डायपोल मोमेंट कहां से आएगा, है ना। नो परमानेंट डायपोल, टेम्परेरी है बेटा ये सिर्फ, नो परमानेंट डायपोल। समझ गए बच्चों मेरी बात? तो अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि डायपोल मोमेंट बेटा किस तरह के मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर होता है, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव डायपोल मोमेंट, तो क्या बोलोगे? कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में भी तीन कैटेगरी है, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। कहां पर होगा डायपोल मोमेंट? बोलो बेटा, कहां पर मिलेगा डायपोल मोमेंट आपको? पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, है ना। चलो ठीक है बेटा, बस इतना ही है इसके बारे में। इसमें यही दे रखा है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड एज वेल एज डिसॉल्व्ड स्टेट। चलो तो अब बेटा अपना लास्ट वाला रह गया, उसको भी देखते हैं। थर्ड कैटेगरी बेटा लिखी हुई है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो इसको भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले कैसे होते हैं, एक बार समझ लेते हैं किस तरह की प्रॉपर्टी होगी बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। इसका बेटा मैंने कल आपको बताया था, बहुत कॉमन एग्जांपल होता है वाटर, H2O मॉलिक्यूल। बेटा H2O मॉलिक्यूल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ना बेटा थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और मैंने बताया हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माने जाते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी लिख लेते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाइड्रोजन बॉन्डेड थर्ड कैटेगरी है इसके अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर। ठीक है बच्चों, तो चलो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, नाम से क्लियर दिख रहा है आपको। इसमें किस तरह के बेटा बॉन्ड मिलेंगे आपको, एटम्स के बीच में किस तरह का बेटा फोर्स होगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बेटा बॉन्ड होगा इनके बीच में वो कौन सा होगा, कंपैरेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ये। ठीक है, द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स
ठीक है, दो एटम्स के बीच में बेटा जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेटा काफी ज्यादा होती है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा क्या होगा, कब फॉर्म होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, मैंने बताया, जब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। इज फॉर्म when the electronegativity difference, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा बेटा, और बेटा एक एटम जो होगा वो हाइड्रोजन जरूर होगा इसके अंदर, है ना, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ रहा है। when the electronegativity difference between hydrogen and other इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं बच्चों? एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, बताओ। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, या फिर नॉन मेटल्स भी बोला जाता है बेटा। जैसे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हो गए, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना बच्चों। ग्रुप 17 की बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सबसे ऊपर फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरे नंबर पे क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहां तक बेटा जो है ये तीनों के तीनों बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है? उससे कम ग्रुप 16 में बेटा। ग्रुप 16 में कौन से एलिमेंट है? ऊपर से देखो, ऑक्सीजन से स्टार्टिंग होगी, बोलो बच्चों। दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? एक तो फ्लोरीन होता है, और दूसरे नंबर पे बेटा कौन सा है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? ऑक्सीजन। फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है बेटा। तो ये दोनों बेटा जब, यानी बेटा यहाँ पर ये बॉन्ड किस किस के बीच में लाई करेगा? एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, सच है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। तो बेटा ये एलिमेंट जनरली होते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो अब देखो कौन कौन से कंपाउंड होंगे ऐसे, जैसे HF। HF के बीच में बेटा कौन सा होगा? देखो दोनों के बीच में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो बेटा कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बेटा जनरली कैसे लिक्विड्स होते हैं? जनरली वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। ये बेटा इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी? जनरली बेटा ये लिक्विड रहेंगे, जैसे वाटर का भी देख सकते हो आप, ठीक है। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स। क्या होते हैं बेटा? वोलेटाइल लिक्विड्स। या तो वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे या फिर बेटा क्या होंगे? ये सॉफ्ट सॉलिड्स। सॉफ्ट सॉलिड्स जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखो, ये बेटा क्या होता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। जबकि वाटर को बेटा देखो, वाटर के अंदर भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, H2, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बेटा, ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पर? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। तो वाटर बेटा कैसा एक लिक्विड है? वोलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। तो या तो वोलेटाइल लिक्विड बनते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड बनते हैं। और बेटा इसके एग्जांपल हैं, जैसे अल्कोहल्स आपने पढ़े होंगे, है ना, हेलोअल्केन्स, अल्कोहल्स, फिनॉल ईथर, एक चैप्टर भी है। तो वहां पर बेटा हम पढ़ेंगे कि उन मॉलिक्यूल्स के अंदर भी क्या होता है बेटा, अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
तो अभी काफी सारे कंपाउंड है। अभी जनरली अगर देखें तो वाटर है, HF, HCl, ये सब बेटा क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन बॉडी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। इसमें बेटा क्लोरीन हटा देना, क्लोरीन नहीं चलेगा। क्लोरीन को नहीं लेते हम। क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तीन की सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है बच्चों, अगला बेटा देखेंगे यहाँ पर, ये तो रूम टेम्परेचर बताते हैं, रूम टेम्परेचर रहता है। चलो, और क्या प्रॉपर्टी होगी बेटा? नॉन कंडक्टेंस होगी ये भी। अगर प्योर वाटर की बात करें बेटा, अगर प्योर वाटर की बात करोगे जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, तो क्या बेटा वो कंडक्ट करता है बच्चों? क्या वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? प्योर वाटर। अरे बोलो, अरे बोलिए बेटा, क्या वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? आइस। इतना मुश्किल क्वेश्चन है क्या ये? क्यों योगेश, मुश्किल क्वेश्चन है क्या? अरे बोलो, अगर प्योर वाटर की बात करोगे तो बेटा जनरली जो हम घर में यूज करते हैं, जैसे टैप वाटर होता है, तो टैप वाटर के अंदर मैंने बताया था बेटा कुछ आयंस होते हैं, है ना? जैसे हल्का सा एसिडिक रहेगा तो H पॉजिटिव आयंस उसमें होंगे, तो बेटा वो तो उसमें आयंस होने की वजह से वो कंडक्ट करता है ना बच्चों? लेकिन अगर प्योर वाटर की बात करेंगे, अगर प्योर वाटर को अगर आप बेटा सॉलिड स्टेट में देखोगे, जिसको आइस बोलते हैं, तो क्या वो कंडक्ट करेगा बेटा? क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? योगेश बताओ। क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही किसी की? कल्याणी बेटा सुनाई दे रहा है सबको? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, रिप्लाई तो करो। प्रथम समझ में आ रहा है बेटा? मैं पूछ रहा हूं क्या गुड कंडक्टर होंगे, पुअर कंडक्टर होगा, क्या होगा? वाटर भी इसका एग्जांपल है ना। वाटर को जब सॉलिड स्टेट में देखते हैं तो कौन सी स्टेट हो गई? आइस। अगर प्योर वाटर का अगर आप बेटा उसको तो क्या वो कंडक्ट करेगा? यस और नो? रिप्लाई करो बेटा, किसी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ युक्ता बताओ बेटा, अरे कंडक्ट करेगा क्या प्योर वाटर? Yes. है प्योर वाटर कंडक्ट करेगा? यस सर, नो सर। पहले कैमरा ऑन कर लो बच्चों। सो रहे हो क्या बैठे बैठे? सुबह सुबह लगता है सो के उठे हैं सारे बच्चे। कैमरा ऑन करो बेटा सभी बच्चे। तुम लोगों को डेली कैमरा ऑन कराना पड़ता है, जिस दिन कैमरा ना ऑन कराओ उसी दिन आप लोग सोते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पर। सभी बच्चे बेटा कैमरा ऑन करेंगे क्लास के अंदर। अपने अपने कैमरा ऑन करो जल्दी। सो गए क्या बच्चों? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? सुबह सुबह नींद आ रही है इनको। अरे आइस बताओ, आइस प्योर कंडक्टर होगा नहीं होगा? इतनी देर से बोल रहा हूँ, 5 मिनट हो गए मेरे को बोलते बोलते, गदर दर्द हो गया। क्यों नहीं होता बेटा? होगा सर। देखो जनरल घर के अंदर बेटा हमारा जो वाटर होता है, टैप वाटर, वो प्योर वाटर नहीं होता है, पता है ना सबको? उसमें बेटा कुछ ना कुछ H पॉजिटिव आयंस होंगे, और जब H पॉजिटिव आयंस होंगे तो क्या होगा? वो कंडक्ट करता है। तो ये मत सोचो कि आइस, अगर बेटा प्योर वाटर की अगर आप आइस बनाओगे, सॉलिड स्टेट बनाओगे, तो बेटा वो पुअर कंडक्टेंस ही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीस सॉलिड्स आर हायर। इनके मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्या होते हैं? बाकी सॉलिड से, मॉलिक्यूलर सॉलिड से हाई होंगे। ऐसा क्यों? बेटा सिंपल सी बात है, देखो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में,
जैसे वाटर की बात करो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर बेटा ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंपैरेटिवली। बोलो बच्चों। यस सर। जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं और नॉन पोलर है उनसे कहीं ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली बेटा क्या हो जाएगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिख देता हूं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज सॉलिड्स आर हायर देन पोलर एंड नॉन पोलर देन पोलर और एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से बेटा कहीं ना कहीं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? ज्यादा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू द डिस्पर्जन फोर्सेस, है ना? और लंदन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस और डाइपोल फोर्सेस से बेटा कौन सा फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? हाइड्रोजन बॉन्ड उससे भी ज्यादा कहीं स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या इतना? बोलिए। Yes, sir. यस सर। तो आप लोग रिप्लाई कर दिया करो, रिप्लाई करने में क्या दिक्कत है? चलो, तो बेटा ये आपका इस तरीके से जितने भी सॉलिड है वो हमने सारे पढ़ लिए। अब चारों टाइप के सॉलिड्स हो गए। ठीक है, चार बड़ी कैटेगरी बेटा हमने पढ़ी है। ठीक है, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, उसके बाद नेटवर्क सॉलिड्स, और लास्ट में बेटा आया मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर तीन कैटेगरी होती है, तीनों को पढ़ लिया। अब बेटा ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कौन से टाइप का होगा सॉलिड, तो वो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये सारे के सारे बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक और करते हैं कवर। अगला बेटा हमारा होगा यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, या क्रिस्टल लैटिस क्या होता है बेटा, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल या स्पेस लैटिस। बताओ बच्चों, आपने पहले भी पढ़ रखा है। लैटिस का मतलब मुझे बताओ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैटिस? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? बोलो बेटा, लैटिस किसको बोलते हैं? बोलो, लैटिस का क्या मतलब है? क्रिस्टल लैटिस। इसीलिए तो योगेश कह रहा था कि सर पूरा चैप्टर पढ़ा दो, बच्चों को नहीं पता कुछ भी। देखकर भी नहीं बोल पा रहा है, नोट्स में तो दिया हुआ है, उसमें से देख के समझ के बोल दो। क्रिस्टल लैटिस बेटा क्या होता है? एक क्रिस्टल जो है बेटा, जैसे मान लो अभी हमने पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में बेटा, अभी ये जो चारों सॉलिड पढ़े बेटा वो कौन सी कैटेगरी है? योगेश किस टाइप के सॉलिड्स पढ़े बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा बेटा वो कैसा होगा? क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। बोलो, क्रिस्टल की फॉर्म में होगा, है ना? अलग अलग शेप के हो सकते हैं लेकिन होगा क्रिस्टल ही। अब यहां पर बेटा क्रिस्टल का मतलब समझना क्या है। सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम्स का, है ना? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है बेटा। तो जब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा तो अगर आप उसको थ्री डायमेंशन में देखोगे, अगर आप बेटा थ्री डायमेंशन में देखोगे तो आपको कैसा दिखाई देगा? एक क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, या स्पेस लैटिस भी बोलते हैं इसको। इट इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बेटा। ठीक है, एक तरह का ये रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, एटम्स का, आयंस या मॉलिक्यूल तीनों हो सकते हैं। एटम्स भी हो सकते हैं बेटा, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, थ्री डायमेंशनल स्पेस के अंदर। उसी को बोलते हैं क्रिस्टल या फिर स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस भी बोलते हैं इसको, क्रिस्टलाइन लैटिस, क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। देखो कैसे देखो, बिल्कुल बेटा सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा योगेश? ये देखो बेटा, थ्री डायमेंशन में क्रिस्टल कैसा दिखेगा? जैसे मैंने क्यूब बनाया, देखो दिख रहा है बच्चों सबको? इस तरह का आपको शेप दिखेगा, इस तरीके से हो सकता है ना? यहां पर देखो किस तरीके के पार्टिकल्स आपके लगे हुए हैं। ये देखो, मान लो यहां पर बेटा एटम्स हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे बेटा? इसको क्या बोलोगे?
अगर आप 3 डायमेंशन में किसी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करोगे एटम्स के स्ट्रक्चर को, तो उसी को क्या बोल दोगे कि सर ये क्रिस्टल लैटिस है? बोलो ठीक है या नहीं? यस सर। अब 3 डायमेंशन में अगर देखो इसके पीछे भी होगा, लेकिन अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया। इस तरीके से इसके पीछे अगर देखोगे ये भी बेटा होंगे, यहाँ पर भी क्रिस्टल्स होंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा ऐसे देखने में पता नहीं चल रहा है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है? तो बेटा किसी भी कोई भी स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस बेटा क्या है? इट इज अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है बेटा? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यों बोल रहे हैं बेटा? देखो आपने अभी चार टाइप के सॉलिड्स पढ़े हैं, इसमें बेटा आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड भी पढ़े हैं, है ना? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बेटा क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर आयंस भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम आयनिक सॉलिड की बात करें तो उसमें आयंस होते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बच्चों, है ना? या फिर बेटा क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है बच्चों? रेगुलर अरेंजमेंट, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा इसका मीनिंग। क्रिस्टल या स्पेस लैटिस का मतलब क्या है? तो इट इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अंदर बेटा हम तीनों चीजें लिख सकते हैं, यानी कि एटम्स भी हो सकते हैं इसके अंदर बेटा, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है बच्चों? इन तीनों का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? अगर 3 डायमेंशन में देखोगे, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयंस एंड molecules of a crystalline solid in 3 dimensions of a crystalline solid, ठीक है, of a crystalline solid in 3 dimension is called, बेटा इसको क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे इसको? crystal lattice. It is called crystal lattice और space lattice, ठीक है? दोनों का एक ही मतलब, ठीक है बच्चों? समझ में आ गया? जैसे ये पूछ रहे हैं बस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, जैसे किसी भी बेटा सॉलिड के अंदर एटम्स किस तरीके से होंगे, एटम्स या आयंस जो हैं उनको आप किस तरीके से अरेंज बेटा कर रहे हो, बस उसका जो अरेंजमेंट 3 डायमेंशन में होगा उसी को हम बोल देंगे। ये बेटा पूरा क्या कहलाएगा? जो मैंने ड्रॉ करा है यहाँ पर, ये एक बेटा क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है बच्चों? आया सब में? क्रिस्टल लैटिस क्या है? योगेश समझ में आ गया बेटा? बस अरेंजमेंट है एटम्स का। अगर आप किसी भी कोई भी आपका अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा, उसमें जो एटम्स हैं, उसके आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उनको 3 डायमेंशन में किस तरीके से अरेंज करते हो बेटा, उसी को क्या बोलते हैं? हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है? नंदिनी समझ में आ रहा है? आगे डेफिनेशन समझ में? बताइए। बेटा फिर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आगे सर। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसके बाद मुझे बताओ यूनिट सेल क्या होता है फिर? इसी क्रिस्टल लैटिस को अगर देखें तो बेटा इसी के अंदर एक यूनिट सेल होता है। इसके नाम पर ध्यान देना, यूनिट सेल, इसका क्या मतलब है? बोलो। यूनिट सेल बेटा क्या होगा? देखो ध्यान से, इसके अंदर बेटा स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन, जैसे मान लो इतना पोर्शन मान लो स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा वाला पोर्शन जो होगा, जिसको बेटा अगर मैं रिपीट कर दूं, तीनों डायमेंशन में अगर रिपीट कर दूं तो मुझे पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाए। जैसे अगर मान लो ये है आपका यूनिट सेल, इतना लेता हूं, ये वाला एक पोर्शन मैंने मान लिया बस इतना, ये आपका क्या कहलाएगा?
इट इज यूनिट सेल। क्यों है यूनिट सेल? क्योंकि बेटा यही वो स्पेस है, यही वो स्मॉलेस्ट 3D स्पेस है जिसको अगर मैं तीनों डायरेक्शन में बढ़ा दूं तो बेटा मेरे को क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल रहा है ना योगेश? तो यूनिट सेल का बेटा मतलब क्या हो गया? यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट किसी भी चीज के आगे लग जाए तो इसका मतलब 1, यानी बेटा स्मॉलेस्ट पोर्शन। ठीक है, तो यूनिट सेल का मतलब हुआ द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग पोर्शन ऑफ ए स्पेस लैटिस। इस लैटिस का बेटा सबसे छोटा पोर्शन, इस स्पेस लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन या क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन जिसको बेटा हम रिपीट करें तीनों डायमेंशन में तो अपने को पूरा बेटा क्या मिल जाए? पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाए। दैट इज नोन एज यूनिट सेल व्हिच प्रोड्यूसेस द कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस। बोलो समझ में आई मेरी बात? यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, it is the smallest portion ठीक है, smallest portion of smallest 3 dimensional, smallest 3 dimensional portion of a space lattice ठीक है बच्चों, समझ में आई मेरी बात? बहुत सारे बेटा हो सकते हैं यूनिट सेल। देखो यहाँ पर कितने सारे यूनिट सेल है? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना बेटा? कितने यूनिट सेल हो सकते हैं? देखो अगर जिस तरह का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया बेटा इसमें आपको कितने यूनिट सेल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, दो इसके पीछे, है ना बच्चों? इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं यूनिट सेल का मतलब बेटा क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ स्पेस लैटिस ठीक है, which when repeated over the which when repeated, जब बेटा इसको अगर हम रिपीट करेंगे ठीक है, again and again, over and again in the different directions, ठीक है बच्चों? डिफरेंट डायरेक्शंस में अगर जैसे इस वाली डायरेक्शन पर भी करोगे, इस वाली पर भी करोगे, तीनों एक्सिस पर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? बोलो। अगर आप यूनिट सेल को बेटा एक्सटेंड करोगे तीनों डायरेक्शन में तो क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस produces the complete crystal lattice। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई? अरे बोलो, ठीक है? Yes sir. Yes sir. तो यूनिट सेल बेटा Yes, क्या sir. होगा? सबसे बेसिक पार्ट है, ठीक है? अगर आपको अगर बेटा यूनिट सेल पता है तो अगर आप उसको जैसे एक्स एक्सिस पर बढ़ाओगे, वाई एक्सिस पर बढ़ाओगे और जेड एक्सिस पर बढ़ाओगे तो बेटा पूरा का पूरा आपको क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगला टॉपिक है पैरामीटर क्या होते हैं। पहले ये दोनों चीजें समझ ली आपने, तो अब मैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स बताता हूँ बच्चों। ठीक है, यूनिट सेल की कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं? साहिल बेटा कल आपने क्लास ली थी, कल प्रेजेंट थे क्या? साहिल बेटा एक बार रिप्लाई करो, कल की क्लास ली आपने? साहिल जरूर बेटा एक बार रेस्पॉन्ड करो माइक ऑन करके, क्लास ली आपने या नहीं? बेटा क्लास में कोई भी बच्चे एब्सेंट मत रहा करो, और जो एब्सेंट हो तो उसका रीजन जरूर मेंशन करें। ठीक है बेटा, चाहे कोई भी बच्चा हो। चलो अब मैं आगे आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक बेटा है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। बेटा किसी यूनिट सेल के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं?
पैरामीटर का मतलब क्या होता है योगेश, बताओ जरा, पैरामीटर से आप क्या समझते हो बेटा? पैरामीटर का क्या क्या मतलब है बताओ। जैसे मैं देखो एक बार एक सिंपल तरीके से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक यूनिट सेल बेटा, मान लो इस तरह का यूनिट सेल है, दिख रहा है बेटा? ये आपका एक यूनिट सेल है, ये रहा। अब इसमें बेटा क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से डायमेंशन दिख रही है बच्चों आपको? इसकी कुछ साइड्स दिखाई दे रही है ना? एज लेंथ बोलते हैं इसको, ए बी सी। अगर हम इसको लिखें तो जैसे ये ए हो गया, इन्होंने 20 तरीके से लिया है, ये वाला बी लिया है, इसको ए लिया है ऐसे, और बेटा सी किसको बोलेंगे? ये ऊपर वाली एक्सिस, यहां से यहां तक की जो लेंथ है। इसलिए बेटा आपको 3 लेंथ दिखाई दे रही है, 3 एजेस दिखाई दे रही है बच्चों। किसी क्यूब की अगर देखो आप, जैसे क्यूब आपने पढ़ा होगा तो बेटा 3 डायमेंशन होती है उसकी, 3 एज लेंथ होगी, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट। तो एक तो बेटा एज लेंथ हो गई, और क्या चीज होगी बेटा? अगर यहाँ पर देखें तो एंगल भी होते हैं, है ना? तीनों डायमेंशन के बीच में एंगल्स होंगे, इन्हीं को क्या बोलोगे? एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, और हो गया एक हो गया बच्चों गामा। ये 3 एंगल हो गए। तो पैरामीटर बेटा कौन कौन से हो गए? पहला पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं एज लेंथ। A unit cell is characterized by its dimensions length along the 3 edges A, B and C. तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं? एज लेंथ भी बोल सकते हो, एज लेंथ। पहली बेटा क्या होगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? यूनिट सेल के अंदर बेटा क्या होता है? यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय its length along the 3 edges, its length of edge in 3 dimension बेटा, 3 dimensions, तीनों डायमेंशन में अगर देखोगे, ठीक है, that is A, B and C बेटा, तीनों डायरेक्शन में है। देखो A कौन सी एक्सिस पे बेटा? A इस एक्सिस पर है, ये वाली लेंथ, इस लेंथ को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। इसी तरीके से दूसरी, ये दूसरी एक्सिस हो गई, इस पर बेटा क्या बोल रहे हैं? इसको B बोल रहे हैं। और तीसरी बेटा ये वाली एक्सिस, इसको क्या बोल रहे हैं? C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा ये जो एज लेंथ है उसको कैसे लिखते हैं? A, B और C। ये एज लेंथ जो होती है, ये हो गई एज लेंथ यूनिट सेल के अंदर। और दूसरी बेटा क्या होगी? एंगल्स, है ना? एंगल्स बिटवीन द एक्सिस। अगर तीनों एक्सिस के बीच में अगर आप देखो एंगल्स की बात, एक बार बेटा एक चीज और, ये ए बी सी बेटा आपको एक दूसरे से क्या दिख रहे हैं? ए बी और सी बेटा तीनों के आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। प्रथम क्या मतलब है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का? मैथ्स में पढ़ते हो ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। दो एक्सिस बेटा आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। बोलो, these is lengths A, B and C, A, B और C जो है बेटा ये आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे बच्चों? अरे बोलो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? एक चीज दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये देखो दिख रहा है बेटा आपको डायग्राम में, ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर है और ये बेटा इसके परपेंडिकुलर है। ये 3 डायमेंशन है ना मोनाली बेटा, 3 डायमेंशन में है। ये अभी बेटा ड्रॉ नहीं कर सकता मैं आपको, इस तरीके के हैं। देखो ये एक्सिस मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और बेटा एक और एक्सिस है जो अभी ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। ये भी इसके डायमेंशन, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है बच्चों, ये एज लेंथ हो गई। और दूसरा बेटा क्या हो गया? एंगल्स, एंगल्स बिटवीन डिफरेंट एक्सिस, एंगल बिटवीन डिफरेंट
डायमेंशंस, ठीक है। तो बेटा 3 एंगल दिख रहे हैं बच्चों, देखना जरा 3 एंगल कौन कौन से बच्चों बताइए जल्दी, टाइम हो रहा है जल्दी। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा किस किस के बीच में है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन योगेश, अल्फा बीटा किसके बीच में एंगल है बताइए जरा। ये बी है और ये सी है, तो एंगल बिटवीन बेटा ए एंड बी एंड सी, अल्फा एंगल। बीटा बेटा किसके बीच में है देखो, सी और ए के बीच में। अरे बोलो क्या हो गया तुम्हें, बताओ जरा मुझे। ए और सी के बीच में हो गया। गामा बताओ, गामा, गामा एंगल कौन सा बेटा? ये वाला एंगल ए और बी ए और बी के बीच में, बस। तो ये हो गए। इन्हीं को बेटा क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल के बेटा ये क्या है? पैरामीटर होते हैं। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा तो पूछो बेटा, मुझे रिप्लाई कर दो। मुश्किल चीज है क्या ये? जो चीज नहीं आ रही पूछो कि सर ये क्या है, कहां पर यूज होगा इसका। अगर आपको ये लग रहा है कि सर ये क्या चीजें चल रही है तो मैं बताता हूं आपको बेटा। जैसे देखो कोई भी सॉलिड बेटा जो होता है उसका कोई ना कोई क्रिस्टल तो होगा। बोलो बच्चों, जैसे हमारे घर में नमक भी होता है, NaCl भी होता है, तो बच्चों देखा होगा आपने उसका भी एक क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल होता है ना एक शेप में, छोटे से छोटा पार्टिकल भी क्रिस्टल की फॉर्म में होता है बेटा। तो उसकी कोई ऐसी डायमेंशन होती होगी बेटा, है ना, ए बी और सी, एज लेंथ होती होगी और तीनों के बीच में डायगोनल होता होगा। तो ये 6 डायमेंशन जो होती है ये क्या कहलाती है? दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ ए यूनिट सेल। ठीक है बच्चों, कुछ बच्चे तो इतनी जल्दी जल्दी क्लास से बाहर जा रहे हैं। ठीक है अदिति, समझ में आया बेटा? आज का होमवर्क ये है कि आज इसको अच्छे से डायग्राम, इसके डायग्राम को ड्रॉ कर लेना, इसकी डायमेंशन के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, चलो तो कल से फिर आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। चलो ओके बाय।